अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। टॉपिक है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर बचपन में जो है जी वो एक डोर के साथ एक पत्थर को बांध कर अपने हाथों पर यूं यूं घुमाया होगा, ठीक है। और साथ वाले घर में अगर कोई पतंग उड़ा रहा होता होगा तो आप कहते होंगे भाई ये गाटी बना के उसके डाल दें। तो एक्चुअली में ये जो आप मोशन परफॉर्म करते थे स्ट्रिंग और स्टोन की, ठीक है, जिसमें वो स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमता था, उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आज जो है या कोई हमारे पास कार जो है वो क्या है जी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, या जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में क्या कर रहे हैं जी सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं, या जो हमारी मोशन ऑफ अर्थ है अराउंड द सन या मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये सारी क्या है बच्चों, सर्कुलर मोशन। सवाल ये पैदा होता है कि सर्कुलर मोशन जो है ये किस वजह से परफॉर्म हो रही है, तो उसके पीछे तो कोई ना कोई फोर्स है। तो बच्चों वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। कहीं पर ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, कहीं पर टेंशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है, कहीं पर फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ये सारा आज हमने डिस्कस करना है। मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। बहुत दफ़ा पेपर में लॉन्ग पूछा जाता है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है शो डैट FC इज इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर, या FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर R, ठीक है। तो आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप देखें, डेफिनेशन है द फोर्स दैट कंपेल्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। नॉर्मली स्टूडेंट होता क्या है कि बॉडी जो है वो चाहती है कि वो अपनी बॉडी को बरकरार रखे, स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही अपनी मोशन को बरकरार रखे। बट ऐसी फोर्स जो नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को एक सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दे या उसे कंपेल कर दे, मजबूर कर दे कि भाई आपने स्ट्रेट लाइन की बजाय आप सर्कल में घूमना है, तो उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, या इसका दूसरा नाम है बच्चों सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स इसलिए कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल रहती है। बॉडी स्टोन जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है वो स्टोन है, वही मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक बच्चे ने एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को अटैच किया और फिर इसको सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इस स्टोन की पोजीशन इधर देखेंगे तो टेंजेंट टू द सर्कल इसकी क्या होगी, वेलोसिटी। टेंजेंट क्या होता है कि किसी कर्व पाथ को एक लाइन टच करते हुए गुजर जाए। यहाँ पर अगर मैं स्टोन की पोजीशन देखूंगा तो टेंजेंट वेलोसिटी इधर होगी। बट अगर मैं इधर बात करूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो बच्चों अगेन ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर इधर से बात कर लूँगा बच्चों तो भी अगेन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। इधर से बात कर लूँगा तो अगेन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसलिए हम इसे कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी भी सर्कल के सेंटर को तलाश करे सिंपली, ठीक है। तो ये है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी कुछ एग्जांपल है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स ऑर्बिट, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं इन एन एटम अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं वो क्या करती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ठीक है जी। मून और अर्थ के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, तो जो हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो है, जैसा कि मैंने स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ या थ्रेड के साथ बांधा तो उसको यूं यूं घुमाया, तो टेंशन की वजह से क्या पैदा हुई, सेंट्रीपिटल फोर्स। या मोशन ऑफ कार इन अ सर्कुलर ट्रैक, अब एक कार सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही थी तो फ्रिक्शन की वजह से बच्चों क्या लगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगी। ओके हो गया, ठीक है जी। एक और बात याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नोट मैंने इधर लिखा है फॉर UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है बच्चों ये कांस्टेंट नहीं होती।
दोबारा मेरी बात सुने, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, बट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसे हम स्पीड कहते हैं ये कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होती है, मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। यहाँ भी लेट से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ भी 10 थी, यहाँ भी 10 थी, बट यहाँ पर डायरेक्शन अपवर्ड थी, यहाँ पर डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर है, इधर डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इधर डायरेक्शन राइटवर्ड है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मीन वेलोसिटी जो है उसका तो मैग्नीट्यूड ही क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो चेंज नहीं आ रहा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंट टू द सर्कल जो एक्सेलरेशन होती है या तो इसके पैरेलल हो सकती है, इसके एंटी पैरेलल हो सकती है। मैंने सारा सर्कुलर मोशन में, एंगुलर एक्सेलरेशन में डिटेल में बताया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी। तो आज हम सबसे पहले तो यही कैलकुलेट करेंगे, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भाई कितनी होती है। 9th में तो आपने डायरेक्ट पढ़ लिया था v²/r। अब v²/r आता कैसे है, वो सारी कहानी आज हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। तो टॉपिक की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग मैंने मेंशन की है, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव फ्रॉम पॉइंट A to B इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड। ओके जी, सपोज करें जी यहाँ पर ये हमारे पास एक पार्टिकल था, लेट से इस A पॉइंट पर जिसका मास m था, और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है A से B पॉइंट की तरफ, A से बच्चों B पॉइंट की तरफ। जब ये A से B पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है जी, तो ये इस वक्त सर्कुलर पाथ में है जिसका रेडियस r है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो लेकिन हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो तो चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। सो इफ डेल्टा v इज द चेंज इन वेलोसिटी, अगर डेल्टा v क्या हो, चेंज इन वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन बिकम्स, एक्सेलरेशन क्या होगी, डेल्टा v ओवर डेल्टा t। एक्चुअली में ये एक्सेलरेशन कौन सी है, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी किस में घूम रही है, सर्कुलर पाथ में। भाई इसी को तो हमने ड्राइव करना है, तो हमने सिंपली लिख दिया AC इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम की तरफ वापस चलते हैं। तो देखें, अगर मुझे A पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो मैं इसके टेंजेंट एक लाइन ड्रा करूंगा जो कि v1 वेक्टर है। इसी तरह B पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो मुझे v2 वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। ओके, अब ये जो v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है, इधर ज़रा फोकस रखना है। ये जो v1 वेक्टर है इसको मैं उठाकर इसकी जगह पर प्लेस कर रहा हूँ। ये था v1 वेक्टर, दोनों के टेल्स में मिलाने लगा हूँ। तो ये मैंने क्या किया जी, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के टेल मिला लिए, ठीक है। जब टेल मिला लिए तो ये एक ट्रायंगुलर शेप बनी, इस ट्रायंगल को मैंने इधर ड्रा किया, ठीक है। ये वो v1 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, आप देख रहे हैं सेम। और ये कौन सा था, v2 वेक्टर, ये एज इट इज क्या आ गया v2 वेक्टर। और ये हमने इसके दरमियान चेंज इन वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डेल्टा v, ठीक है। यहाँ पे भी कितना था ये डेल्टा v, यहाँ पे भी कितना है डेल्टा v। अब मज़े की बात बच्चों, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाऊं और उठा कर इस जगह पर रख दूं, ये जो ये B पॉइंट थे, ठीक है, ये तो एक R थी ना, लेकिन अगर इस R की जगह में A भी डिस्टेंस लूं तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है। लेट्स से इस ट्रायंगल का नाम था T1, ट्रायंगल 1, और इस ट्रायंगल का नाम था T2। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को, ये जो मैंने इधर ड्रा किया है, ठीक है, इस ट्रायंगल को उठाकर अब एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस ट्रायंगल की बेस ये है AB और इस ट्रायंगल की बेस क्या है RQ। तो आपने इसको ऐसे नहीं रख देना उठा के, इसको थोड़ा सा घुमाएं, इसको टिल्ट करें, इसको क्या करें टिल्ट, इसको ऐसे रोटेट करके आप इसको फिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल क्या होगा, इस जैसा ही मिलता जुलता क्या होगा, ट्रायंगल। बच्चों याद रखिएगा, इस तरह के ट्रायंगल्स को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, अगर सर्कल का सेंटर O था, OAB,
एक ट्रायंगल का नाम हमने रखा PQR। तो OAB और PQR क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान क्या है? इसकी जो हमारे पास लेंथ है PQ और यहाँ से इसकी लेंथ है OA। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान ये है कि इसकी लेंथ जो है ना बच्चों वो बराबर होती हैं। PQ किसके बराबर होगा? OA के। मैंने लिखा है OA इज इक्वल टू PQ पहले, ठीक है। दूसरी साइड जो है वो है हमारे पास PR किसके बराबर होगी? OB। तो मैंने लिखा है PR इज इक्वल टू OB। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल का ज़रूरी नहीं है कि इनकी बेस बराबर हो। इसकी बेस थी RQ, इसकी बेस क्या है? AB। मैंने लिख लिया RQ नॉट इक्वल टू AB। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान क्या है कि बेस के अलावा इनकी दो साइड्स आपस में क्या होंगी स्टूडेंट्स? बराबर होंगी। और बेस ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, कम ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल की बेस जो है RQ की वो कम है, जबकि AB की बेस क्या है? ज़्यादा है। लेकिन ये साइड्स क्या होंगी? बिल्कुल बराबर होंगी। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सवाल ये पैदा होता है कि हमने इन ट्रायंगल्स को क्यों ड्रा किया। पर यहाँ पर ये जो फैक्टर है ना डेल्टा V, हमने इसे असल में कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये डेल्टा V वाली इक्वेशन कैसे आई, ये कहानी ज़रा इधर से देखें। तो हम यहाँ थे, AC किसके बराबर था? डेल्टा V ओवर डेल्टा T। हम पढ़कर आए हैं कि डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो S इज इक्वल टू V क्रॉस डेल्टा T। तो डेल्टा T आ गया S ओवर V। तो ये जो S ओवर V वाला फैक्टर था बच्चों, इसको पुट कर दें इधर इस डेल्टा T में, ठीक है, यहाँ पे। तो देखें अब जब हमने पुट कर दिया तो A हमारे पास आ गया, ये V ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा V डेल्टा V डिवाइडेड बाय S। ओके जी। तो अब हमने जो मसला है वो है डेल्टा V को कैलकुलेट करना। हमने किसको कैलकुलेट करना है? हमने डेल्टा V को बच्चों कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। तो डेल्टा V को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन्हीं दो आइसोसेलेस ट्रायंगल की मदद से। अब आपको पता है कि इस वक्त जो है हमारे पास AB RQ के बराबर है, PQ OA के बराबर है और PR OB के बराबर है। ओके, तो अब ज़रा इधर फोकस रखें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब एक यहाँ पर मसला है, पहले उसको भी हम अभी हल कर लें। ज़रा इस सर्कल को देखें। ये जो आर्क थी ये तो थी S, कर्व थी, बट मुझे चाहिए AB। ट्रायंगल की जो बेस है वो कर्व तो नहीं होती, वो तो स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये S एक अलग फासला है और ये AB एक अलग फासला है। तो बच्चों जैसे इसको डायग्राम को मैंने अलग बनाया, तो ये S तो डिस्टेंस है, AB जबकि डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर हम कंडीशन ये लगाते हैं कि इफ़ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन AB इज इक्वल टू S। अगर मैं थीटा को, इस एंगल को इतना स्मॉल कर दूं या मैं AB को इतना करीब ले आऊं कि AB किसके बराबर आ जाए? S के बराबर आ जाए, तो फिर हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू S। AB इज इक्वल टू S। तो अब स्टूडेंट्स ज़रा इन ट्राइंगल को देखिएगा। यहाँ पर हमने रेशियो ली है RQ ओवर PR। तो देखिए RQ ओवर PR, ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब इस ट्राइंगल की साइड्स कौन सी बनेंगी? देखिए ये वाली साइड थी, ये वाली साइड, ठीक है, और ये OB वाली साइड कौन सी थी? RP। तो जहां हम RP या PR लिखेंगे वहां OB आएगा, और जहां हम RQ लिखेंगे वहां AB वाली साइड आएगी। हमारी बात समझ रहे हैं? तो आपकी बुक में डेल्टा V को सॉल्व करने के लिए दो रेशियोज ली गई, सेम एज इट इज मैंने भी ली। RQ ओवर PR, RQ ओवर PR इज इक्वल टू AB ओवर OB, क्योंकि ये आइसोसेलेस क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने कहा था कि इनकी बेस बराबर नहीं है, बट अगर हम थीटा को बहुत छोटा ले लेंगे तो AB किससे रिप्लेस हो जाएगा? S से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो अब आप देखें RQ है, RQ किसके बराबर है? डेल्टा V के। RQ की जगह आ गया डेल्टा V। ओके, PR क्या था जी? V2। तो हमने लिख लिया PR की जगह V2। अब AB, भाई अगर थीटा ही बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो S और AB बराबर है, तो S की जगह क्या आ गया? AB। और OB क्या था बच्चों? OB R था, रेडियस पुट कर दिया। अभी हमने कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, मीन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो V1 मैग्नीट्यूड, V2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V, सो 3 बिकम्स। अब जहाँ पर V2 लिखा हुआ था वह V लिख दें, तो डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू S ओवर R। हमें तो चाहिए डेल्टा V को मल्टीप्लाई कर दें, तो डेल्टा V आ जाएगा
एस वी ओवर आर, एस वी ओवर आर नाम दे दिया इक्वेशन 4 का। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू वी डेल्टा वी ओवर एस। तो देखें a इज इक्वल टू वी, डेल्टा वी की जगह भी वैल्यू पुट करेंगे, एस वी ओवर आर, एस वी ओवर आर इंटू एस। अब यहाँ से बच्चों एस एस से कैंसल, v से v मल्टीप्लाई वी स्क्वायर ओवर आर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास होती क्या है स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, क्या लिखा मैंने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड and directed towards the center of a circle, and directed towards the center of a circle is called centripetal acceleration, जिसे हम लिखते हैं AC is equal to V square over R। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे भाई, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ वी नो दैट FC या F इज इक्वल टू ma, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो FC इज इक्वल टू MAC, तो एफ सी इज इक्वल टू एम एज इट इज ए सी की जगह आ गया वी स्क्वायर ओवर आर। तो फॉर लीनियर वेलोसिटी हमारे पास रिलेशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और अगर हम एंगुलर रिलेशन यूज करें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दें, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर था तो वी की जगह आएगा आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ये बनेगा आर स्क्वायर ओवर आर, एक आर इससे कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर एंगुलर वेलोसिटी, फॉर एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट और डायमेंशन क्या है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फोर्स ही ना, तो कोई भी फोर्स हो तो उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या होता है जी, न्यूटन। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस 2 इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब बच्चों याद रखिएगा, अगर हम लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रखें किसी भी सर्कल में, हम क्या कहें कि लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो तब जो हम रिलेशन यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का वो ये होगा, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैथ तो वैसे ही फिक्स्ड होगा, तो हम लिखेंगे एफ सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और बहुत बड़ा सर्कल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी क्योंकि उसका रेडियस बहुत ज़्यादा होगा, जिस सर्कल का रेडियस ज़्यादा होगा उस पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी। बट अगर छोटा सा सर्कल है, ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा, जब लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है और सर्कल छोटा सा है तो तब सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा होगी। और जब हम कहें कि इफ़ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर हम कहें कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे एफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो परेशान नहीं होना, कहेंगे जी एक फार्मूले में तो इन्वर्सली था, एक में क्या डायरेक्ट, तो इन्वर्स तब होगा जब लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और डायरेक्ट रिलेशन रेडियस के साथ तब होगा जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब सपोज करें दो सर्कल हैं, एंगुलर वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट है, एक का रेडियस बड़ा है एक का रेडियस छोटा है, तो जो बड़ा रेडियस होगा उस पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी, और जो छोटा रेडियस होगा यानी कि जो छोटा सर्कुलर पाथ बॉडी कवर करेगी उस पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी जब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, अब यहाँ से बस बात को ख़त्म करते हैं एक लास्ट पॉइंट के बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है या हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियलिटी में रियल कोई फोर्स नहीं है, इसे हम कहते हैं फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस मीन फर्जी फोर्स। देखिए नॉर्मली होता क्या है, एक बॉडी जो है, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, उसके साथ एक स्टोन को मैंने जो है वो अटैच कर दिया, मैं इसको सर्कल में घुमा रहा हूँ, अगर वो टूटती है तो बॉडी क्या चाहेगी कि वो अपनी मोशन को बरकरार रखे, टेंजेंट जाए जिस डायरेक्शन में वो थी, सर्कल में घूम रही थी, तो जब वो जिस पॉइंट पर थी तो उसके टेंजेंट उसके वेलोसिटी चाहती है कि भाई मैं टेंजेंट स्ट्रेट लाइन लाऊं। तो इनर्शिया में हमने ये नहीं पढ़ा था कि इनर्शिया जो है वो क्या होता था कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो किस में रहे, मोशन में रहे। बट यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो हमारे पास एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हमारे पास
ओपोजिट इफ़ेक्ट है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल इफ़ेक्ट। ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाए एकदम से तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट करेगा। स्पेशली ये जो आपके झूले होते हैं रोलर कोस्टर वगैरह, जब आप हाईएस्ट पोजीशन पे या जो आपके सर्कुलर ट्रैक वाले झूले होते हैं, तो जब आप टॉप पर जाते हैं बिल्कुल सर्कल के, तो आप पे ग्रेविटी भी लग रही है डाउनवर्ड, एयर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी लग रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। तो नॉर्मली जो आपकी बॉडी है ये उसके साथ कांटेक्ट में होती है, उस रोलर कोस्टर की, ठीक है जी, बॉडी के साथ क्या होती है, कांटेक्ट में। तो आप तो सर्कुलर मोशन में होते हैं, तो वो चीज़ आप नीचे क्यों नहीं गिरते, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आप उसके साथ क्या होते हैं, स्टिक किए हुए होते हैं, और अल्लाह ना करे अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो जाए तो आप बड़ी तेज़ी से जो है वो टेंजेंटली जाएंगे या आप उसको हिट करेंगे, ठीक है। अल्लाह ना करे आप निकल भी सकते हैं, हादसा हो सकता है, गिर भी सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कीजिएगा। एक कार्डबोर्ड ले लें, ठीक है, उस कार्डबोर्ड में ना या एक मोटा कोई धागा ले लें, उसमें 4 सुराख कर लें कॉर्नर्स पे, फिर उनको ऊपर से मिला लें, बांध लें। फिर उसमें जो है आप कोई कप रख दें या गिलास रख दें, ठीक है। फिर उसको ऐसे घुमाएं, अब ज़रा ख्याल से घुमाना है, ऐसा नहीं है कि उसको एकदम से फेंक देना है या हिला देना है। कोशिश करें कि उसको हल्का सा घुमाएं, फिर उसको एक पूरा जब आप सर्कल देंगे, चक्कर देंगे उसको पूरा एक, तो नॉर्मली वो उस कार्डबोर्ड से गिरेगा नहीं, वो ऐसे घूम के आ जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल इससे रिलेटेड बच्चों कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।